वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब बहुत ही शॉर्ट में हम समझते हैं ब्लड को। ब्लड टॉपिक चैप्टर नंबर 18 क्लास 11th बायोलॉजी का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में से फर्स्ट ब्लड के बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक्स की उसकी बात करते हैं, देन उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। अगर ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ब्लड सबसे पहले एक टिश्यू है। क्या है ब्लड? सेल नहीं है, टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो हर जगह फ्लो होता है। ठीक है, अगर वो टिश्यू है तो डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे सेल से बना होगा। नेक्स्ट, इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4, यानी कि ब्लड बेसिक इन नेचर होता है, ब्लड न्यूट्रल और एसिडिक नहीं होता है। नेक्स्ट, ब्लड के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं। और बहुत से आयंस होते हैं, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ब्लड के अंदर। अगर हम उसकी मैक्सिमम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें कि उसके अंदर मैक्सिमम क्या अमाउंट में होता है, तो ब्लड के अंदर अगेन आप दो चीजें पढ़ सकते हो उसकी कॉम्पोजिशन में। पहली, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। ये हमने दो टाइप क्यों दे रखे हैं, या फिर कहें दो जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो क्यों बोल रखे हैं, क्योंकि ब्लड को जब टेस्ट ट्यूब में लिया गया और उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया गया, ब्लड का सेपरेशन किया गया, तो ब्लड दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ऊपर आया लिक्विड पार्ट जिसको हमने बोला प्लाज्मा, जो पानी जैसा था लिक्विड, और नीचे हो गया कुछ सेडिमेंट, कुछ सेटल हो गया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको हमने बोला फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो प्लाज्मा पार्ट था ब्लड का, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर आ गया था, लिक्विड पार्ट था, वो निकला 55%। कितना? 55%, यानी कि पूरे 100 ml ब्लड के अंदर अगर मैं 100 ml ब्लड लेती हूं तो उसके अंदर 55% या 55 ml जो है वो क्या होगा? वाटर होगा, यानी कि प्लाज्मा होगा। और जो बाकी बचा 45% वो क्या है? हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए। तो ये हो गया टू। ऊपर की हम बात करें कि ऊपर का कि एक ब्लड के अंदर ये दो चीजें मैक्सिमम होती है, कि प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं ब्लड के फंक्शंस की। जो फंक्शन होते हैं वो पहला फंक्शन होता है ब्लड का ट्रांसपोर्ट का। क्या ट्रांसपोर्ट कराने का? जो भी इसके अंदर चीजें हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स को वो ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां पर क्लॉट बनाने की जरूरत होगी, बायोमोलिक्यूल्स की जहां जरूरत होगी उनको वो ट्रांसपोर्ट करेगा। हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाती है, उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। सांस लेने के बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं हमारे टिश्यूज, तो वो टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड ही कैरी करता है और लंग्स तक, एल्वलाई तक लेकर आता है। तो ये हो गया पहला फंक्शन, क्या उसका? ट्रांसपोर्ट का, ब्लड का। दूसरा फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, यानी कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? फॉरेन पार्टिकल से, एंटीजन से, पैथोजन से, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करता है वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमें कैसे मिलेगी? एंटीबॉडी से, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे वेपन्स पड़े होते हैं जो बाहर के पार्टिकल से लड़ने में सक्षम होते हैं, और वो एंटीबॉडीज जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड के अंदर। ये हम आगे डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज के बारे में भी देखेंगे, कौन सी होती है, जिसको हम WBCs भी बोलते हैं, जो फाइट करने का काम करती हैं। ये सब प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। तो इनडायरेक्टली ब्लड जो आपकी पूरी बॉडी में टॉप टू बॉटम प्रेजेंट है, वहां पर एंटीबॉडीज भी होती हैं जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये फंक्शन किसका हो गया? ब्लड का। इनडायरेक्टली एंटीबॉडीज की प्रेजेंस से ही ब्लड हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड फंक्शन होता है रेगुलेट करना, यानी कि रेगुलेट करना, अगर कुछ चीज ज्यादा है तो उसको लो पर लेके आना, अगर कुछ चीज बहुत लो है तो उसको थोड़ा सा हाई लेके आना, ताकि ऑप्टिमम वैल्यू आ जाए। किस चीज की ऑप्टिमम वैल्यू? एक टेम्परेचर की, एक पीएच की, यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ब्लड मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड का जो पीएच होता है उसको भी ब्लड मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब बात करते हैं प्लाज्मा पार्ट की ब्लड की, जो कि 55% है। जो प्लाज्मा है वो 55% लिक्विड पार्ट है ब्लड के अंदर, और उसके अंदर भी प्लाज्मा के अंदर 90% से लेके 92% तक वाटर ही प्रेजेंट है प्लाज्मा में। और जो बाकी का 8 से 10% बचा वो प्रेजेंट क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ 8 to 10% प्रोटीन्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडीज होती है, लिपिड्स होते हैं, आयंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक मान के चलो इतना बड़ा ये ब्लड हो गया, इसके अंदर मैक्सिमम 55% प्लाज्मा हो गया। इस 55% प्लाज्मा के अंदर भी 90% पूरा पानी है, जो कि पेल येलो कलर का है,
और बाकी का जो 8 से 10% बचा प्लाज्मा के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स होते हैं, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट 3 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। फाइब्रिनोजेन जो प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि ब्लड के अंदर भी है, वो क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, यानी कि ब्लड क्लॉट बनाने में ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर जो एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन हेल्प करता है। तो इसका एक फंक्शन हो गया हमारा यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर वाला, जो ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करवाता है। दूसरा क्या होता है, ग्लोबुलिन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ब्लड मुझको प्रोटेक्ट कर रहा है एंटीबॉडी बना के, तो ब्लड के अंदर कौन एंटीबॉडी बनवा रहेगा, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी बना रहा है। तो ब्लड के कौन से पार्ट में एंटीबॉडी बन रही है, प्लाज्मा पार्ट के अंदर एंटीबॉडी बन रही है। कौन बनवा रहा है, ग्लोबुलिन प्रोटीन बनवा रहेगा। और स्पेशली बात करें तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फाइनली बात करते हैं किसकी, एल्बुमिन की। एल्बुमिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है, यानी कि ब्लड की टेंडेंसी होती है ब्लड वेसल्स में फ्लो होना, वो कभी कभी ब्लड वेसल से मूव होके बाहर आ जाता है लिक्विड पार्ट उसका, और वो टिश्यूज में जाके स्वेलिंग क्रिएट कर सकता है। टिश्यू में स्वेलिंग आना सही नहीं है, टिश्यू को स्वेलिंग नहीं चाहिए, तो एल्बुमिन बचाता है टिश्यू में स्वेलिंग होने से। क्योंकि अगर ब्लड के अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट रहेगा सही अमाउंट में, तो वो जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो टिश्यूज तक नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो स्वेलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर एल्बुमिन का लेवल ब्लड के अंदर बहुत कम हो गया तो ब्लड क्या करेगा, धीरे धीरे मूव हो जाएगा, लिक्विड पार्ट टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो कि ब्लड का दूसरा कंपोनेंट है, यानी कि 45% ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, यानी कि ये तीनों के तीनों ब्लड के जो 45 वाला परसेंट पार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या है, एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उसका शेप बाइकॉन्केव शेप हो जाता है, यानी कि हल्का सा चपटा कॉइन शेप का हल्का सा इस तरीके की आरबीसी हो जाती हैं। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स की यानी कि डब्ल्यूबीसी की, उसके अंदर सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स में बात करें तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसमें ये बताया गया है जो प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, वो कहाँ से आती है, एक बड़े सेल से टूट कर आती है। वो बड़ा सेल क्या होता है, मेगाकैरियोसाइट होता है। ये मेगाकैरियोसाइट क्या होता है, स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, वो आगे हम देखेंगे क्या होता है। वो वाला पॉइंट समझने के लिए हम डायरेक्ट ये वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ये सारे बनकर आते हैं आरबीएम से यानी कि रेड बोन मैरो से। मैंने एक बोन ली, उसको बीच से ब्रेक कर दिया, उसमें से कुछ लिक्विड आता है जिसको हम मैरो कहते हैं। जो रेड कलर का बोन मैरो होता है उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स को बोलते हैं स्टेम सेल्स। यही स्टेम सेल्स आगे चल के मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। कुछ सेल्स बन जाते हैं आरबीसीज, कुछ बन जाते हैं डब्ल्यूबीसीज और कुछ बन जाते हैं क्या, प्लेटलेट्स। तो आरबीएम क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, रेड बोन मैरो ओरिजिन हो गई जहां से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनते हैं। तो ये तीनों का क्या हो गया ओरिजिन, आरबीएम से। अब ये वाला पॉइंट समझते हैं, आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो, ये बोन है, यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे जो फ्लूइड था रेड बोन मैरो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे सेल्स हैं, इनका नाम क्या है, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने आप को कुछ भी बना सकते हैं, दूसरे टाइप के सेल्स में बन सकते हैं। आरबीसी को बोलोगे तुम डब्ल्यूबीसी बन जाओ तो वो नहीं बनेगा, प्लेटलेट्स को बोलोगे तुम डब्ल्यूबीसी बन जाओ तो नहीं बनेगा, डब्ल्यूबीसी को बोलोगे तुम आरबीसी बन जाओ तो वो नहीं बनेंगे। ठीक है, एक छोटा बच्चा जब होता है, आप 10th क्लास में जब होते हो तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हो उसके बाद आपको नहीं बोलते हैं कि आपको क्या कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है। तो एक टाइम पीरियड होता है। तो वही ये जो स्टेम सेल्स है इनका टाइम है, ये ऐसे फेज है लाइफ के, अपने इस फेज में है कि ये कोई भी टाइप के सेल्स बन सकते हैं, इनके पास ऐसी एबिलिटी होती है। तो ये बोन के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, ये अपने आप को ग्रो करते हैं। स्टेम सेल से बन जाता है प्रो मेगाकैरियोसाइट और प्रो मेगाकैरियोसाइट से बन जाता है मेगाकैरियोसाइट यानी कि बड़ा सेल। और वो बड़ा सेल मेगाकैरियोसाइट क्या हो जाता है, अपने आप को तोड़ लेता है। जैसे ही वो तोड़ता है तो उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं और यही छोटे फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं जो आरबीसीज हैं आपकी ब्लड में प्रेजेंट है, इनका अमाउंट अगर हम बात करें तो 5 से लेके 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1 माइक्रोलीटर के अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट हो सकती है। डब्ल्यूबीसी सेम उतने अमाउंट ऑफ ब्लड के अंदर 6000 से 8000 होती है। और प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक प्रेजेंट हो सकती है माइक्रोलीटर के अंदर, यानी कि सेम यूनिट की हम बात करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने बोला रेड ब्लड सेल्स, ये हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये रेड है वो व्हाइट है, ऐसा क्यों? ये रेड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन, इसलिए ये वाले सेल्स जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, इनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए इनका नाम आरबीसी नहीं है, इनका नाम डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। प्लेटलेट्स के अंदर भी कोई पिगमेंट नहीं होता, पिगमेंट वाले सेल्स केवल आरबीसी होते हैं। आरबीसी का एडिशनल पॉइंट एक ये वाला पॉइंट है कि जो अगर आरबीसी एक बार बर्थ हो गया है, जन्म ले चुका है, आपकी बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट है जो कि रेड कलर का आरबीसी है, तो वो केवल 120 डेज ही रहेगा। 120 डेज होने के बाद उसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो आरबीसी की जब डेथ होती है तो वो डेथ के लिए जाते हैं कहाँ पर? स्प्लीन में, यानी कि जो मरे हुए आरबीसी होते हैं वो स्प्लीन में जाके सेटल हो जाते हैं। स्प्लीन क्या है? एक ऑर्गन है, तो उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? डब्ल्यूबीसी की। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्युल्स, यानी कि ये एक डब्ल्यूबीसी है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उन आरबीसी को हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट। और अगर ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रैन्युल्स प्रेजेंट नहीं है, उनको बोलते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, आर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अगेन जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होता है, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। ये हमने 3 डिफरेंशिएट करे हैं बेस्ड अपॉन उनका जो न्यूक्लियस का शेप होता है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये भी टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट है, तो इनके अंदर ग्रैनुल्स प्रेजेंट है। इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, तो उनको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ऐसे सेल्स, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ग्रैनुल्स प्रेजेंट है और उसका न्यूक्लियस अगर मल्टी लोब स्ट्रक्चर है, तो उस डब्ल्यूबीसी को हम न्यूट्रोफिल्स बोलेंगे। ऐसी डब्ल्यूबीसी जो सेल के अंदर ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस है वो एस शेप का है। कैसे शेप का है? एस शेप का न्यूक्लियस है, तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे? बेसोफिल्स बोलेंगे। और ऐसी डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट जिसके अंदर ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, जो ग्रैनुलोसाइट है, उसका न्यूक्लियस बाइलोब स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ग्रैनुल्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसिनोफिल्स बोलेंगे। तो न्यूट्रोफिल्स, basophils and eosinophils are type of granulocyte, are types of WBCs, leukocytes। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो 60 to 65% होते हैं। यानी कि अगर मैं ब्लड के बारे में बात करूं तो ब्लड में 55% प्लाज्मा था साइड, 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अगर मैं बात करूं कि ये एक ड्रॉप है ब्लड की, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया ये वाला माइक्रोलीटर के अंदर ये एक ड्रॉप है, तो इस ड्रॉप के अंदर कितनी आरबीसी हो सकती हैं? 5 से 5.5 मिलियन तक की आरबीसी हो सकती हैं। कितनी डब्ल्यूबीसी हो सकती है? 6000 से लेके 8000 तक की डब्ल्यूबीसी हो सकती है। और इसी अगर मैं मान के चलूं कि 8000 नहीं है, केवल क्या है? 6000 डब्ल्यूबीसी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये 6000 डब्ल्यूबीसी में से न्यूट्रोफिल्स कितने होंगे? 60 to 65% ऑफ 6000 का जो अमाउंट निकलेगा वो डब्ल्यूबीसी इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होंगी। बेसोफिल्स 0.5 से लेके 1% ऑफ इतनी डब्ल्यूबीसी जो होंगी वो क्या हो जाएंगी इसके अंदर? बेसोफिल्स। आ रही बात समझ में ये वाली? सेम उसी तरीके से जो इसिनोफिल्स हैं वो 2 से लेके 3% तक हो सकती है। यानी कि अगर डब्ल्यूबीसी 6000 है तो 2% to 3% ऑफ 6000 जो डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट निकलेगा उतनी डब्ल्यूबीसी कितनी होती, क्या होती हैं? इसिनोफिल्स होती हैं। अब बात करते हैं किसकी? ग्रैनुलोसाइट्स की। ऐसी डब्ल्यूबीसी, ऐसी ल्यूकोसाइट्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट ग्रैनुल्स नहीं होते हैं, वो अगेन 2 टाइप्स की होती हैं।
मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो 6 to 8% होती हैं, यानी कि अगर मैं मान के चल रही हूँ 6000 WBCs है मेरी इतने से ब्लड ड्रॉप के अंदर, तो उसमें से 6 से 8% क्या होंगी, मोनोसाइट्स होंगी, और 20 to 25% क्या होंगी, लिम्फोसाइट्स होंगी। अब जो मोनोसाइट्स होते हैं ये स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर बनते हैं। तो अब आप बोलोगे कि ये तीनों कहाँ बनते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि आरबीसी रेड बोन मैरो से बन के निकली है, डब्ल्यूबीसी भी रेड बोन मैरो से बन के निकली है, प्लेटलेट्स भी रेड बोन मैरो से बन के निकली है। तो ये जो न्यूट्रो, बेसो और इसिनोफिल्स थे ये क्या थे? ये डब्ल्यूबीसी थे ना, तो ये भी रेड बोन मैरो से ही बन के निकले। लेकिन जो मोनोसाइट है जो कि टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है वो स्प्लीन से बन के निकलती है और लिम्फ नोड से। स्प्लीन पहले भी हमने पढ़ा था, जो आरबीसी की जब डेथ हो जाती है तो वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं? हम स्प्लीन को। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्प्लीन के अंदर आरबीसी की डेथ होती तो वहां पे दूसरे सेल्स नहीं बन सकते, वहां पे आरबीसी की डेथ होती है लेकिन मोनोसाइट्स वहां पर बन के निकल सकते हैं। दूसरा क्या है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है? जैसे ब्लड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड है, हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है, उसी तरीके से लिम्फ भी एक लिक्विड है, हमारी बॉडी में मूव करता है। ब्लड और लिम्फ कैसे डिफरेंट है? ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है, ठीक है। अगर वो मूव कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कुछ इस तरीके से, तो कभी कभार क्या होता है ये यहां से रिलीज हो जाता है ब्लड का लिक्विड पार्ट। अब ब्लड के अंदर भी लिक्विड प्लाज्मा पार्ट है और दूसरा पार्ट कैसा है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं निकल के आ सकते बाहर, लिक्विड बाहर निकल के आता है, टिश्यूज तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसी को अगर वो दूसरे टिश्यूज तक पहुंचता है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं या लिम्फ बोलते हैं। और उसके अंदर भी कुछ अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं जो ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और यही लिम्फ कहीं जाके कलेक्ट हो जाता है, डक्ट बन जाती है, छोटे छोटी सिस्ट बन जाती है, नोड्स बन जाती है जहां पे लिम्फ होता है। तो जहां पर लिम्फ नोड है, कुछ नोड जैसा सर्कुलर स्ट्रक्चर है, वहां पर लिम्फ है, लिक्विड है, वहां पर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मोनोसाइट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अब लास्ट क्या है आपका? लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट भी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, अग्रैनुलोसाइट्स है। लिम्फोसाइट अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों भी कहाँ बन सकते हैं? थाइमस में भी बनते हैं, लिम्फ नोड में भी बनते हैं। तो ये दोनों की चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ये सब तो रेड बोन मैरो में बनते हैं, बट ये दोनों का जो ओरिजिन है, सिंथेसिस इनका अलग से होता है हमारी बॉडी के अंदर। और इनका फंक्शन क्या है? सबका डब्ल्यूबीसी का फंक्शन इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इन्फेक्शन से फाइट करना। सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लाइक न्यूट्रोफिल्स की बात करें और मोनोसाइट की बात करें तो ये फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल को ये खा सकते हैं। आसपास उसके सेल्स जो होते हैं ये बना लेते हैं अपने आप को और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। ये बेसोफिल्स जो होते हैं इनके पास सेल्स, बेसोफिल सेल्स होते हैं, इनके अंदर ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्युल्स के अंदर ये लोग कुछ केमिकल्स रिलीज कर देते हैं ग्रैन्युल्स में से, लाइक हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन, और ये हमको एलर्जी से बचाते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनको भी ये एक्टिवेट करते हैं ताकि हम लोगों को इम्यूनिटी मिल सके। और बात करते हैं एसिनोफिल्स की, वुंड हीलिंग में काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी एलर्जिक इन नेचर होते हैं। कौन? एसिनोफिल्स। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये सिंपल सी बात है कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और एंटीबॉडी क्या करती है? हमको प्रोटेक्ट करती है कोई भी बाहर के पैथोजन से, तो इनडायरेक्टली हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। फाइनल बात करते हैं किसकी? प्लेटलेट्स की, जो कि बड़ा सेल था जो टूट चुका था, छोटे छोटे सेल्स निकले थे, वो उनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये प्लेटलेट्स। इनका जो नेचर होता है वो होता है स्टिकी नेचर, यानी कि ये प्लेटलेट्स, अगर मैं बोलूँ ये प्लेटलेट्स पड़ी है तो ये आपस में क्या हो सकती है? चिपक सकती है। अगर ये चिपक जाएंगी तो क्या बन जाएगा? एक क्लम्प बन जाएगा, एक क्लॉट बन जाएगा। तो जैसे ही जब कभी खून बॉडी की बाहर बहना स्टार्ट हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स आ जाती हैं और वहां पर क्लॉट बनाने में हेल्प करती हैं और दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं ताकि क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए और वहां पर जैसा घाव हो उसके अकॉर्डिंग क्लॉट बने। अगर बहुत छोटा सा घाव होगा तो छोटा सा क्लॉट बनेगा, ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा बड़ा क्लॉट बनने में वो हेल्प करेंगी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्या टॉपिक? ब्लड, बहुत ही शॉर्ट।